नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे दो बेहतरीन क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। पहला जो क्वेश्चन है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उस पे। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन हैं। उम्मीद है आपने उसका आंसर लिखा होगा, ग्रुप में सबमिट किया होगा। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसके ज़रिए। डेली आंसर आपको मिल जाएंगे, जो डेली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आप उनको ग्रुप में सबमिट कीजिए, आंसर रिव्यू करवाइए और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस को। चलो पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है देयर इज़ अ नीड ऑफ कोडिफाइंग लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस एंड गिविंग प्राइमेसी टू अ सिटीजन्स राइट टू फ्री स्पीच ओवर देम, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में है? यहाँ पर क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनके बारे में। अच्छा, ये प्रिविलेजेस केवल पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है, पार्लियामेंट के साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनको भी ये प्रिविलेज दिया गया है। ठीक है ना। पार्लियामेंट के जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनको, इनके मेंबर को भी, मतलब कि एमपी को भी और एमएलए को भी, दोनों को प्रिविलेजेस दिए गए हैं ताकि वो अपना काम इफ़ेक्टिवनेस जैसे कि बिना फियर एंड फेवर के कर सकें। ठीक है। बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो अभी तक कोडिफाई नहीं किया गया है, कहीं पर इसको लिखा नहीं गया है। समझ गए बात? तो सर ये जो एमपी एमएलए और हमारा जो लेजिस्लेचर है इसको ये प्रेज मिलता कैसे है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? तो देखो थोड़ा सा आपको मैं पढ़ा देता हूँ, फिर हम जो क्वेश्चन है उस पर आएंगे। तो जो हमारा प्रिविलेज है इसका सोर्स है संविधान का आर्टिकल 105, 105 एंड 194। इसके साथ साथ सीआरपीसी, दोनों हाउसेस के जो रूल्स हैं, इसके साथ साथ कन्वेंशंस हैं, जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं। ये सभी सोर्सेज हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता क्या है? दीज आर राइट्स, इम्यूनिटीज़, एक्सटेंशंस। मतलब कि हमारे एमपी एमएलए और जो लेजिस्लेचर है उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ दिए गए हैं, नॉर्मल लॉ से कुछ एक्सटेंशंस दिए गए हैं। ये जो प्रिविलेजेस हैं वो हाउस के द्वारा कलेक्टिवली एंजॉय किए जाते हैं, मेंबर्स के द्वारा इंडिविजुअली एंजॉय किए जाते हैं। कहते हैं कि इनके बिना वो अपना फंक्शन इफेक्टिवली डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, इन्हीं कारण से उनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं। समझ गए? तो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज क्या होता है आपने समझ लिया, इसका सोर्स क्या है ये आपने समझ लिया। कह रहा है यहाँ पर कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ कोडिफाइंग, इनको कोडिफाई करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इंट्रो में पहले बताएंगे क्या? इंट्रो में बताएंगे लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस के बारे में। कलेक्टिव वाला कौन सा है, इंडिविजुअल वाला कौन सा है, आप ये वाली बातें यहाँ पर बता देंगे। फिर आप आएंगे बॉडी पे। बॉडी में बताएंगे मिसयूज़ ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे आप उनको लिख देंगे कि हाँ इन इंसिडेंट में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को मिसयूज़ किया गया था। चूँकि इसको मिसयूज़ किया था दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू कोडिफाई देम। अब यहाँ पर आप दूसरे आर्गुमेंट लिखेंगे कि वाई देयर इज़ नीड टू कोडिफाई दिस प्रिविलेजेस। फिर आपका कंक्लूजन आएगा। यहाँ पर आप बात बताएंगे कि आखिर अलग अलग कमेटी ने क्या क्या बातें कही थी, जो रिकमेंडेशंस हैं वो बताएंगे कि जो वेंकटचलैया कमीशन है उन्होंने क्या कहा था, और जो दूसरी कंट्रीज में कन्वेंशन है वो क्या है। ठीक है, तो चलो आपने जो इंट्रो है वो समझ लिया। इंट्रो में आप लिखेंगे इसका डेफिनेशन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, और कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या क्या हैं वो बताएंगे आप। ये बताएंगे कि हाउस को कलेक्टिवली राइट है अपनी प्रोसीडिंग को पब्लिश करने का, दूसरों को इन प्रोसीडिंग को पब्लिश करने से रोकने का, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए जो रूल्स हैं वो बनाने का, सीक्रेट सिटिंग होल्ड करने का, स्ट्रेंजर को इस सीटिंग से एक्सक्लूड करने का। अगर
कोई मेंबर या आउटसाइडर हाउस के प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो उसको पनिश करने का अधिकार भी कलेक्टिव है हाउस के लिए। राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्ट, इंफॉर्मेशन, कन्विक्शन, रिलीज ऑफ ए मेंबर। मान लो किसी एमपी या एमएलए को अरेस्ट कर लिया गया है तो हाउस को तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके एमपी को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग होंगे उनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिपोर्ट मांग सकती है। कौन? लेजिस्लेचर, हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये क्या हैं? ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं जो हाउस को दिए गए हैं। अब आती है बात इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की। हमारे एमपी या एमएलए साहब को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है और ये एब्सोल्यूट है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है, आपके एमपी या एमएलए के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है। आप पार्लियामेंट में कोई भी भाषण दें, किसी भी तरह की वोटिंग करें, आप पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। आपको सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना 40 दिन का जो गैप है वो, जैसे कि सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले, सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद, इस बीच में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एमपी को एक्सटेंड किया जाता है जूरी सर्विस से भी। तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, ऊपर वाला कलेक्टिव प्रिविलेजेस था। एक बतौर आप यहाँ पर ये जो नोट्स है वो देख रहे हैं, आपको पॉलिटी के, गवर्नेंस के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स इसी तरह से बनाने हैं। कोई सेंटेंस पूरा यूज़ नहीं करना है। अपने नोट्स में फुल सेंटेंस कभी भी यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा? आपका नोट्स लेंदी हो जाएगा। वैसा ही वर्ड, वैसे ही फ्रेजेस यूज़ कीजिए जिसको आप समझ पाते हैं, नोट्स आपका छोटा रहेगा। ठीक है, आपने जो प्रिविलेजेस को कोट कर दिया उसको लिख दिया। फिर आती है बात क्या, कहाँ कहाँ पर मिसयूज़ हुआ था यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। वहाँ पर आप बताएंगे कि हाल में ही जो तमिलनाडु का जो असेंबली स्पीकर था उसने 5 जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था क्योंकि उन्होंने AIADMK गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए आर्टिकल पब्लिश किए थे। 17 में कर्नाटका असेंबली ने द हिंदू के 2 जर्नलिस्ट को जेल में बंद करने का ऑर्डर दिया था, एक जैसे कि कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन के आधार पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जर्नलिस्ट को, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको इस तरह से पनिश किया जाता है अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करके। तो एक कारण तो हो गया ये वाला कि यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है, दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू कोडिफाई दिस प्रिविलेजेस। इसके अलावा जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। लेजिस्लेचर का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होगा, वो प्रिविलेजेस क्या होंगे, कब हम उसको ब्रीच मानेंगे, उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, सभी चीज़ें लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है। तुम सोचो, लेजिस्लेचर अपने ही केस में जज बन जाता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देयर इज़ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अपने ही केस में कोई जज नहीं बन सकता, ऐसा रूल है, ऐसा इथिकल भी है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है इसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड पावर। मगर यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया गया कि आप ही बताइए कि आपके प्रिविलेजेस क्या होंगी। तो आपको यहाँ पावर काफ़ी वाइड मिल गया ना। जब तुमको मैंने खुद दे दिया ये पावर कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे पास क्या पावर होंगी, ये तो काफ़ी सही नहीं चीज़ है। इसके साथ साथ इसका मिसयूज़ बढ़ता जा रहा है। दूसरी डेमोक्रेसी में ऐसा लॉ हमें देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल USA में ऐसा कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने इनको पहले ही कोडिफाई कर दिया 87 में। ब्रिटेन में जहाँ से हमने चीज़ें अडॉप्ट करी उसने खुद इसको छोड़ दिया है। अगर हम प्रिविलेज को कोडिफाई कर देंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के भीतर आ जाएगा, तो उसका जो वायलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, वरना जुडिशरी क्या करेगी, उसको रिव्यू करने लग जाएगी। इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि जो वेंकटचलैया कमीशन है उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस शुड बी डिफाइंड एंड इट शुड बी डिलिमिटेड। ठीक है, जो पी नरसिम्हा राव केस था उसमें भी ये कहा गया था कि हाउस के पास वेरी लिमिटेड पेनल पावर है, उनके पास वाइड पावर नहीं है। तो आपने क्या बताया यहाँ पर कि वाई देयर इज़ नीड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन इंडिया।
आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है वो दे देंगे। रिकमेंडेशन में कुछ आपको अलग नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन का जो अंतिम 2 पॉइंट है ना, कि जो रिकमेंडेशन थी कमीशन की कि इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर दिया जाए, डिफाइन कर दिया जाए, ये वाला, इसको आप बस क्या करेंगे, अपना कंक्लूजन बना देंगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। समझे? तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। करना क्या, आप जो अपना आंसर लिखते हो ना, कॉपी को बांटना इस तरह से, पेज को 2 मार्जिन बना लेना, एक मार्जिन ये हो गया, एक मार्जिन ये हो गया, बीच में आप आंसर लिखेंगे। जो पॉइंट आपने नहीं लिखा है आप उन पॉइंट को यहाँ पर मार्जिन में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। चलो अगला सवाल हमारा है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ पार्लियामेंट। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामिन द रोल प्लेड बाय पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी एंड सजेस्ट मेजर्स टू फर्दर स्ट्रेंथन इट। अब देखो, पहला लाइन पढ़ के लग रहा है कि सवाल है पार्लियामेंट्री कमेटी पर, मगर यहाँ पर सवाल है किसके बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। इसके रोल पर सवाल दिया गया है। इसके रोल को ठीक करने के लिए जो मेजर्स नीडेड हैं उस पर सवाल दिया गया है, जो रिकमेंडेशंस, जैसे कि इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए उस पर सवाल किया गया है, उस पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। अपना जो आंसर है वो देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी को पहले डिफाइन कर देंगे कि क्या होता है, ठीक है ना, या फिर बता देंगे पैक के बारे में। आप अपने इंट्रो में पैक के बारे में बता दीजिए कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन कंस्टिट्यूट करता है, कौन इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। फिर आप बॉडी पे आएंगे, यहाँ पर आप ये बताएंगे कि इसका रोल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। फिर आएंगे रोल ऑफ पैक, फिर आप आएंगे इश्यूज विथ पैक। इश्यूज लिखने के बाद ही तुम मेजर बताओगे ना कि क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, रिफॉर्म्स नीडेड, आपने ये बता दिया, ठीक है। फिर अच्छा, रिफॉर्म्स नीडेड आप कंक्लूजन में भी दे सकते हैं, इस तरह से आप उसको कंक्लूजन में दे सकते हैं, समझ गए। तो ये आपके आंसर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक काम करना, अगर आपने आंसर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करो, पहले आंसर लिखो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना। चलो, हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। हमारे पार्लियामेंट के पास उतना टाइम नहीं है, उतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपना जो अटेंशन है वो दे पाए। तो बात क्या होती है कि कई सारे जो लेजिस्लेटिव वर्क होते हैं उनको करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती हैं वो इन डेप्थ स्टडी करती हैं किसी भी मैटर को, किसी भी इश्यूज़ को, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ज़्यादा अटेंशन दे पाती है, ज़्यादा टाइम दे पाती है इन पर्टिकुलर इश्यूज़ पर। इसके साथ साथ ध्यान सुनना, यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि डिमांड ऑफ ग्रांट को स्टडी करना, एक्सपेंडिचर को देखना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो खर्चे करता है ना उनको देखना, इसके साथ साथ जो केसेस है करप्शन के उसको इन्वेस्टिगेट करना, इफेक्टिव सुपरविजन। यहाँ पर क्या होता है कि कई सारी डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं जो उस डिपार्टमेंट के काम को सुपरवाइज करती हैं, उनका बजट, उनका बिल, उनका एक्सपेंडिचर सबको देखती हैं। अब जब पार्लियामेंट के काम को ये पार्लियामेंट्री कमेटी करने लग गई तो उसमें एक्सपर्टाइज आ गया, पार्लियामेंट पर जो बर्डन है वो कम हो गया। जैसे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती हैं अगर कोई बिल को डिस्कस करना हो, इनके साथ साथ अगर कंसेंसस नहीं बन रहा है किसी बिल पर पॉलिटिकल पार्टियों का, तो वो जॉइंट कमेटी बना सकती हैं जहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, अपना आइडियोलॉजिकल और पार्टी डिफरेंस को साइड में रख करके काम करेंगे, यहाँ पर बातें डिस्कस करेंगे, जो कंसेंसस है वो बनाएंगे। तो आपने क्या बताया, आपने ये बता दिया पहले कि कैसे काम का एफिशिएंसी और एक्सपर्टाइज बढ़ाता है, आपने पहला बात यहाँ पर मेंशन कर दिया,
ठीक है, कि हाउ पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्रीजेज द इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द पार्लियामेंट। अब आती है बात किसकी, रोल प्लेड बाय। तो दूसरी बात क्या करनी है आपको, रोल, कौन कौन से रोल प्ले किए गए हैं पीएसी के द्वारा। तो देखो ध्यान से, पहला काम का क्या करता है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को इंश्योर करता है फाइनेंस पर। मोटा मोटी बात यह है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है हमारे लेजिस्लेचर की ओर। मतलब कि एग्जीक्यूटिव विल बी फाइनेंशियली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट में। पैक का काम होता है उन ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी करना और उस पर अपनी रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, अब होता क्या है कि जब सीएजी अपना रिपोर्ट भेजता है तो पीएसी उस रिपोर्ट को पढ़ करके ये देखता है कि जो पैसा यूज़ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो पैसा लीगली अवेलेबल था, क्या वो पैसा उसी पर्पस के लिए अवेलेबल था जिस काम के लिए उसको यूज़ किया गया है। ठीक है, जो भी पैसा निकाला गया रिजर्व फंड ऑफ इंडिया से, सीएफआई से, तो क्या वो पैसा रूल के अकॉर्डिंग निकाला गया। इसके साथ साथ क्या वो पैसा डिमांड के एक्सेस में निकाला गया, मतलब कि जितना उसको अलाउ किया गया था, क्या उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पैक सीएजी की रिपोर्ट्स को स्टडी करता है, इन सब बातों को देखता है। इसके साथ साथ करता क्या है, टैक्सेशन लॉ में जो भी लूप होल्स होंगे उनको स्टडी करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है। टैक्स इवेजन, अंडर असेसमेंट, नो लेवी ऑफ ड्यूटीज़, मिसक्लासिफिकेशन, इन सब के जो इश्यूज हैं उनको भी एग्जामिन करता है। ठीक है, तो ये रोल है पीएससी का। मगर अपने इस रोल में चैलेंजेस फेस करता है पीएससी। कौन कौन से, देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पावर। इसके साथ साथ पैक कोई भी सुओ मोटो काम नहीं कर सकता जब तक कि सीएजी को अपना कोई रिपोर्ट इसको पब्लिश ना कर दे, अपना कोई रिपोर्ट पेश ना कर दे पार्लियामेंट को। तो इसके पास सुओ मोटो पावर नहीं है। ठीक है, इन इशू को देखते हुए हम कहेंगे कि फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन। पहला मेजर क्या है, सीएजी रिपोर्ट को पेश करने के लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करे, इसके लिए भी टाइम फिक्स होना चाहिए, वरना पीएस अपनी रिकमेंडेशन दे देगी और गवर्नमेंट उस पर एक्शन ही नहीं लेगी, तो उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वही नहीं बना पाएगी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगी। इसके साथ साथ पीएससी को टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट हैं वही लोग उनको सहायता देंगे, पीएससी को उनका काम करने में हेल्प करेंगे। इनके साथ साथ देखिए, जो भी विटनेसेस आते हैं पीएससी के सामने उनकी टेस्टिमनी कराई जाए, पीएससी के जो मीटिंग के जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक में रिलीज़ करी जाएँ। तो ये सारे मेजर अगर आप लेंगे तो पीएससी का जो काम है वो और आसान बन जाएगा। उसके जो वो जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है गवर्नमेंट का, वो और भी इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बातें हमारी आज के दोनों क्वेश्चंस की। हम लोग क्वेश्चन रिव्यू करना शुरू करेंगे दोबारा से जब ये क्लास लाइव करेंगे कुछ दिन में, 3-4 दिन में, तो हम लोग इसको लाइव कर देंगे। ठीक है ना, तो तब तक इसको इस तरह से पढ़िए और आंसर लिखते रहिए। आंसर लिखना छूटना नहीं चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है सुबह सुबह में, उसको आंसर लिख करके ग्रुप में सबमिट कीजिए पहले की तरह पे, और हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।